नाजरीन आदाब, आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर नौहरा शेख। हालांकि नौहरा शेख किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हम उनसे बातचीत का यह सिलसिला शुरू करें इसके पहले हम चंद बातें उनके बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। डॉक्टर नौहरा शेख हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की MD एवं CEO हैं। नौहरा शेख एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं जिनका कारोबार भारत के अलावा कई देशों में संचालित है। वह एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। डॉक्टर शेख एक एजुकेशनिस्ट भी हैं जो कई तालीमी इदारों को संचालित कर रही हैं। इनके द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों में कई बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर एवं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। वह मजलूम एवं बेसहारा महिलाओं के उत्थान के लिए पिछले 2 दशकों से कार्य करती आ रही हैं। आइए हम आपसे मुलाकात कराते हैं डॉक्टर शेख की। गुड इवनिंग मैम, आप कैसी हैं? जी ठीक हूँ मैम, हाल ही में आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आप कुछ पुलिस ऑफिसर्स व कुछ बिल्डर्स के साथ वाद विवाद करती हुई नजर आ रही हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए क्या मामला है? जी, ये मामला जो है अपने ही केस को लेकर था और खासकर से जो हीरा ग्रुप के केसेस हुए, जो भी केसेस थे वो इलीगल FIR करके यहाँ पर हाईकोर्ट ने आर्डर दिया और हाईकोर्ट के आर्डर के बाद हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जो है उसको फाइट किया और फाइट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने जो है कुछ मुद्दा उठाए कि जो भी कंपनी के इन्वेस्टर हैं, देन लेन रहेगा तो वो किस तरह से आप जो है उनको दिया करेंगे। तो उस वक्त में जो है हमने सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो एक प्राइम लैंड जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लैंड थी और वो लैंड जो टोली चौकी 7 टोम रोड के ऊपर रहती है, इस लैंड को हम 15 और 16 में रजिस्ट्रेशन करवाया और करीब 200 से ज्यादा करोड़ जो है बैंक से पेमेंट करके जो है ऐसे बिल्डर सैयद अख्तर साहब से जो है वो प्रॉपर्टी को परचेज किया और परचेज करके वो प्रॉपर्टी हमने किया। तो उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इतने देना है, कुछ लोग कहते हैं कि 100 करोड़ देना है, कुछ लोग कहते हैं 1 करोड़ देना है, कुछ लोग कहते हैं कि 5000 करोड़ देना है, कुछ लोग कहते हैं कि 50,000 करोड़ देना है, कि जबकि कंपनी के पास किसी के पास भी ऐसा कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं था। तो ये 29 जो भी लोग FIR करे थे उनको भी उतना पेमेंट कंपनी ने देना नहीं था। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि अगर देना लेने का मामला भी है तो हम जो है हमारे पास एक प्राइम लैंड है कंपनी की और उस लैंड को जो है मैं सेल करूंगी और सेल करके मैं डिपॉजिट कर दूंगी किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। और मैं उसके बाद जो है कि लैंड के जो भी पेमेंट आएंगे तो मैं जिसको भी लेना देना है, मेरा मेंबर मेरी फैमिली है, जितना भी हीरा ग्रुप है आज भी मैं उनको मेरी फैमिली मानती हूँ, पहले भी मानती थी, आज भी मानती हूँ। तो मैंने कहा कि अगर उनको देना है तो मैं तो किसी बैंक को कर्जा नहीं हूँ, किसी आम इंसान को कर्जा नहीं हूँ, तो ये सेल करके जो है देंगे। तो उसके बाद जो है वहां पर कुछ लोगों ने, एक 10 नवाबों ने जो है आकर कहा कि ये लैंड जो है ये डिग्री मिली हुई है और ये डिग्री के ऊपर है ये लैंड वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट में 6 महीनों तक उस लैंड के ऊपर डिस्कशन रहा और वकीलां खड़े रहे और आर्ग्यूमेंट चलता रहा और आर्ग्यूमेंट चलता जैसे रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्डर दिया, आखिर में डिमार्केशन करने का आर्डर दिया। उस पर डिमार्केशन किया तो डिमार्केशन में डिक्लेयर किया गया कि लैंड डिग्री वालों की कितनी है, किसकी कितनी है, कुछ भी हो, हीरा ग्रुप की जो लैंड है वो 33,000 स्क्वायर यार्ड लैंड जो है हीरा ग्रुप की है। उसके बाद जज साहब ने जो है उसको सेल कर लेने का हमें परमिशन दे दिए। लैंड हमारे पोजीशन में थी, सब कुछ भी था। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ लोग उसके पीछे जो हड़पना चाहते थे, पहले से हीरा ग्रुप के ऊपर जो केसेस कराए, उनका मतलब ये नहीं था कि लोगों को इंसाफ दिला दे, लोगों को पेमेंट दिला दे, लोगों को ये कर दे। उनका मकसद ये था कि हीरा ग्रुप के इतने सौओं के हजारों करोड़ के प्रॉपर्टियों को हड़प लें और किसी ना किसी तरह से हड़प लें। अब देखिए, कंप्लेंटर जाके कंप्लेंट लिखता है कि मुझे जो है मैंने हीरा ग्रुप में ये पैसे इन्वेस्ट किया है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मुझे 2 लाख रुपए देना है, 2,50,000 रुपए देना है वगैरह, मगर वहां पर पुलिस एक्ट लगा देती है, जो एक्ट दुनिया में किसी पर लगाना नहीं चाहिए वो भी लगा देती है। मतलब उसका कुछ मतलब नहीं है कंप्लेंट का वगैरह। तो ये तो मैं नहीं कहती हूँ, ये हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना ने डिक्लेयर करके ये सारे FIR इलीगल है करके बोल के डिक्लेयर किया। हाईकोर्ट का आर्डर हुआ तो वो आर्डर को लेकर जो है हमने सुप्रीम कोर्ट को गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज वो आर्डर दे दिया। देने के बाद में जब मैं हमारी लैंड के ऊपर वहां पर मैं जाती हूँ तो वो लैंड के ऊपर जो है वहां पर मैं कॉल करती हूँ, 100 को पुलिस को कॉल करती हूँ
कि यहाँ पर जो है मेरी लैंड के ऊपर ईडी के अटैचमेंट में है लैंड, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट नहीं है, 34,000 स्क्वायर यार्ड को भी अटैचमेंट किया है, 2019 में अटैच किया है। और अटैचमेंट जब किया था तो जो है कि कोई वहां पर बिल्डिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद अटैचमेंट में होने के बाद भी वहां पर कई बिल्डिंग्स जो है बना दिए गए इलीगल, ना कि परमिशन है, ना कोई अग्रीमेंट है, ना कोई सेल अग्रीमेंट है, ना कोई बनाने का अग्रीमेंट है, वहां पर बना दिए गए। और ईडी को भी हमने कई बार इसका कंप्लेंट किया है कि आपके अटैचमेंट में जो है इतनी प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट हुआ है, आप इसके ऊपर ध्यान दें करें। तो उसके बाद फिर हम जाते हैं, इस तरह से आने के बाद भी वहां पर जो है जुल्म करते हैं, पुलिस आती है हटा देती है, अपने सिक्योरिटीज को हटा देती है वहां से। और जो भी लोग वहां पर थोड़ा गुंडा टाइप के लोग होते हैं, जमीनों को कब्जा करने वाले होते हैं, वो लोग जब उधर आते हैं तो मैं खुद वहां जाती हूँ। मैं जब 100 को कॉल करती हूँ तो पुलिस आके कहती है मैडम तुमने ट्रेसपास कर दिया। मैं बोली लैंड मेरी है, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, आपको चाहिए तो वीडियो भी बता सकती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही, लैंड मेरी है, मैं कैसे ट्रेसपासर होती हूँ। वहां एक चाय बेचने वाला बंदा आकर मेरे सामने खड़ता है तो कहता है कि ये मेरी लैंड है, मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं बोलती हूँ उसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, आप पूछिए, थोड़ा चेक करिए। तो कहते हैं कि नहीं उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, मगर उन्हें खड़ा है ना वहां पर, यानी जो भी जैसा भी खड़ा रहेगा तो वो उसकी तरह की है। तो ऐसी चीजें जो है काफी चीजें चल रहे थे। फिर उसके बाद वहां पर पुलिस आकर कहती है कि आप लोग नहीं आएंगे क्योंकि ईडी के अटैचमेंट में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ऑर्डर कर दिया, जज साहब ने पूरा ऑर्डर कर दिया उसके लिए, सेल के लिए कि सेल करें। सबसे पहला मसला जो है इन्वेस्टर का है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा भी, हमारा मुद्दा भी क्लियर है कि पहले हमारी फैमिली को, हमारे मेंबर को, हीरा ग्रुप के मेंबर को जो है कि पेमेंट क्लियर हो जाए। और पूरा हीरा ग्रुप जानता है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी अगर वो सेल हो जाएगी तो सब लोगों के मसले, जिनके भी देन लेन के मसले हैं, वो टोटल के टोटल मसले जो है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से। तो यहाँ पर मुद्दा बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये लोगों ने जो ये प्रोपेगेंडा किया था, ये जो बदनामियां किए थे, इन प्रॉपर्टियों की वजह से किए थे, ये पैसों को हड़पने की वजह से किए थे, इलीगल हमारे चीजों को लेने की वजह से किए थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये करते हैं। तो आज जो है कुछ पुलिस डिपार्टमेंट को भी हाथ में लेकर, उनको मिला लेकर जो है हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना में मैं जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि इतनी मेरी प्रॉपर्टी है, एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है, डिमार्केशन हुई मेरी ऑर्डर है, ये प्रॉपर्टी है। तो हाईकोर्ट जब ऑर्डर देती है इसके अंदर, तो हाईकोर्ट में सब रिस्पोंडेंट होते हैं। हाईकोर्ट जो है कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन करके कहती है कि 33,000 स्क्वायर यार्ड जो लैंड है, ये पीसफुल पोजीशन में जब है, इनके लोग जिसके अंदर हैं, तो इसमें कोई भी जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकते, पुलिस तो सिविल मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ये ऑर्डर देने के बाद भी, ये ऑर्डर का कंटेम्प्ट करते हुए पुलिस वहां पर आके कहती है कि तुम नहीं बैठ सकते, यहाँ पर तुम नहीं रह सकते। मैं कहती हूँ कि सर आप क्यों आए हैं यहाँ पर? तो कहते हैं कि ईडी के सर ने हमें फोन किया। तो जब मैंने वहां पर फोन करके सर को बात किया कि जो ईडी का अटैचमेंट है, मगर पोजीशन तो हमारे पोजीशन में है और सेल करने के लिए, बायर को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो नहीं, बोलते हैं मैडम आप वहां से चले जाओ। तो इस पर अब जरूर से जरूर बात होगी। और ये जो कंटेम्प्ट कर रहे हैं हाईकोर्ट के ऑर्डर्स का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का, ये कोर्ट्स देख रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, हाईकोर्ट के ऑर्डर को अगर कोई हिंदुस्तान में मानता नहीं है, इंडिया में मानता नहीं है, तो फिर किसी की भी बस की बात नहीं चलेगी। और आज हम कोर्ट के ऊपर भरोसा करके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करके मैं लीगल के लिए फाइट करती आ रही हूँ और अभी भी करती रहूंगी इंशाल्लाह। मैम जो ये जमीन है 33,000 स्क्वायर यार्ड, जो लगभग 6.8 एकड़ के आसपास होती है, कि ईडी का अटैचमेंट होते हुए पुलिस एवं ईडी के संरक्षण में है, फिर भी लोग अवैध तरीके से इस पर ट्रेस पास कर रहे हैं, तो इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी आपकी इस जमीन को संरक्षण दे? जी देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो गुंडागिरी के लोग होते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है। यहाँ पर जब मेन ओनर्स जाते हैं तो उनको हटाने में एजेंसीज आ जाते हैं, जो मेन ओनर लीगल पेपर लेकर वहां पर पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हाथ में लेकर पहुंचते हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर हाथ में लेकर पहुंचते हैं, तो वो लोग हमें हटा देते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि कमिटेड है सब लोग, मिले जुले हैं सब लोग अंदर बैठकर मिल बांट कर खाने वाले लोग हैं। क्यों करके बोले तो जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को माना नहीं जाता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है। खासकर से मैम जैसा सुनने में आया है कि ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, तो ऐसा क्या हकीकत है ये बात?
उन्होंने कुछ नोटिसें दिए हैं और वो नोटिसों में लिखा है कि जो है हम जो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के आर्डर जो है हमारे लिए हम मानेंगे नहीं उसके लिए। और मैं कहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं सर हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि अब हीरा ग्रुप का कोई भी केस होगा तो वो सिर्फ एसएफआई वो एक एजेंसी देखेगी, क्योंकि हमारा रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में ये था कि जब एक कंपनी को इस तरह से अलग अलग तरीके से सताया जाए तो क्या कर सकते हैं, एक कंपनी को अलग अलग तरीके से बुलाया जाए तो क्या कर सकते हैं। कोई भी एक एजेंसी हो वो एक एजेंसी देखेगी तो ठीक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अभी इंडिया में, पूरे इंडिया में डिफरेंट केसेस रहो, डिफरेंट चीजें रहे तो सिर्फ एसएफआई वो देखेगी। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन करके कह दिया गया। तो फिर भी कहते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ये नहीं है और हाई कोर्ट का आर्डर भी जो है हम नहीं मानते। तो अब ये बात आगे चलकर हम कोर्ट में फाइट करेंगे इसको। आजकल आपकी कंपनी हीरा ग्रुप के लिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी कंपनी के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, जिसमें कुछ इन्वेस्टर्स को साथ में लेके कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारी मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है और कौन लोग हैं? यहाँ की सुनने में आया है कि यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व केसीआर गवर्नमेंट के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या ये बात सच है? जी, ये बात सच है और ये पूरे दुनिया को पता है कि जब मुझे 2018 में अरेस्ट किया गया तो सारे जितने भी एफआईआर थे वो एफआईआर एमआईएम के जो नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब है उनके ऊपर, जब मैंने 2012 में, जब मैं पॉलिटिशियन भी नहीं थी, ना मुझे पॉलिटिकल मालूम था, ना पॉलिटिक्स में जाना चाहती थी, 2012 में जो एफआईआर किए उसमें क्लियर सीट मिलने के बाद 100 करोड़ का मैंने मानहानि केस लगाया और हमारा पिटीशन अलाउ हुआ। और पिटीशन अलाउ होता है 2018 7वां महीने में। वहां से ये 10-15 यूट्यूबर को बुलाकर एक प्लान कर लेते हैं और प्लान कर लेके बार बार कंपनी के बारे में नेगेटिव बातें बोलना, यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ के बारे में गलत सलत बोलना, बिजनेस के बारे में गलत सलत बोलना, जो 10-15 यूट्यूबर्स को जो है बिठा के रखे हैं कि वो जब भी वक्तन बवक्तन जो है इस तरह की चीजें करते रहते हैं। और खासकर से, और आपने जो है सच्ची बात कहा कि लोगों से पैसे भी कलेक्ट करते हैं कि हम तुमको पैसे दिला देंगे। मैं उन सारे मेरे हीरा ग्रुप के फैमिली से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हाँ, तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दिला सकते जब तक कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आपको पैसे नहीं देना चाहती। और जब तक कि कंपनी नहीं देगी हम तुमको पैसे दिला देंगे, हमारे पास आ जाओ, 1000 रुपए पे कर दो, हमारा ये एसोसिएशन है, हमारा वो एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन है। तो ये सारे लोग जो है पैसे कमाने का हीरा ग्रुप को एक जरिया बना लिए। अब अल्लाह की भी एक आजमाइश थी कि जब मैं तकलीफ में थी तो इस वक्त इनको जो है बहुत ज्यादा मौका मिल गया। तो इसलिए मैं मेरे पूरे मेंबर्स को बताना चाहती हूं कि जब तुम्हारी कंपनी के पास सोर्सेस हैं, जब तुम्हारी कंपनी देना चाहती है, पहले दिन से वही पुकार रही है। आज सबको नजर आ रहा है कि कौन ये पैसे पे होने नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो पैसे क्लियर होना है ये कौन होने नहीं दे रही। जब बायर बैंक को ले जाकर वहां पर खड़ा करके मैं ये पेमेंट देने के लिए रेडी हूं, सब कुछ करने के बावजूद भी जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के लिए फाइनल हो गई उस प्रॉपर्टी के पास जाके हंगामे करना, वहां पर जो सिक्योरिटी खड़ी थी उसके ऊपर हंगामे करना, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स का परवाह नहीं करना, ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये वही लोग कर रहे हैं जो पहले से हीरा ग्रुप को और हीरा ग्रुप के प्रॉपर्टियों को हड़पने का प्लान बना के रख लिए थे कि किस पॉलिटिशियन को कितनी प्रॉपर्टी है, किस एमएलए को कितनी प्रॉपर्टी है, किस एमपी को कितने पैसे हैं। हीरा ग्रुप की सीईओ एक औरत है, उसको अंदर तो डाल दिए। तो यहां तक कि ईडी के अटैचमेंट में रहने के बावजूद मेरे प्रॉपर्टीज दूसरों के नाम से रजिस्टर हो चुके हैं, टोटली रजिस्टर हो चुके हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स बना के, गलत डॉक्यूमेंट्स बना के कब्जे कर लिए, रजिस्टर कर लिए। यहां तक कि जितने भी किए हैं तो यही वही एरिया के लोग किए हैं, कहीं और नहीं, बाकी जगह पर कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा। मैम, आपको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि आप अपने अकाउंट उन्होंने डिफ्रीज कर दिए हैं और आपकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं डिटैच कर दी हैं। यहाँ तक कि आपको ये भी बोला गया कि आप अपने प्रॉपर्टीज के लिए बायर ढूंढें और उसको सेल करें। फिर आपको क्या दिक्कत आ रही है कि आप अपने इन्वेस्टर्स को पैसे देने में क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? देने के मामले में तो मैं ये कहूंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ 240 अकाउंट जो हीरा ग्रुप के ही इनको डिफ्रीज करो, तो उसमें से जो अकाउंट को पॉसिबल हो सका डिफ्रीज किया एजेंसियों ने। कुछ एजेंसियों ने लेटर दिया और कुछ एजेंसियां जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के जो भी एजेंसीज हैं वो एजेंसीज ने लेटर नहीं दिए। तो कुछ अकाउंट जो है अभी तक उसके डिफ्रीज नहीं हुए। जिस अकाउंटों में डिफ्रीज हुए हैं कि डिफ्रीज होने के बाद में जो है हमने इन्वेस्टर
इन्वेस्टर को टोटल पेमेंट क्लियर करके सुप्रीम कोर्ट में उसका स्टेटमेंट सबमिट कर दिया है। मैम, जैसा कि आपने अपने वीडियो में बोला कि हाई कोर्ट के मामले का उल्लंघन हुआ है, तो क्या मामला है? जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से डिमार्केशन होती है, पुलिस प्रोटेक्शन में होती है, एजेंसियों के इसमें होती है, एजेंसियों के देखरेख में होती है, एजेंसीज के पूरे आईओस वहां अटेंड करते हैं और उनके अंदर वो उसका नाप सब होता है, डिमार्केशन होता है और उसके बाद हैंडओवर करती है सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद बायर को बेचने के लिए करती है। बायर खुद इम्प्लीमेंट होते हैं और उसमें खरीदने के लिए जाके बात करते हैं, तो उस चीज के ऊपर कब्जे जमाते हैं। तो जब मैं जाती हूँ पुलिस के पास कंप्लेंट लेकर, तो कभी मेरा कंप्लेंट होता नहीं है, ना कोई एक्शन होता है और वो उठा के पीछे डाल देते हैं। जैसे आपने सवाल किया कि जैसे एमआईएम का हाथ था, कि जाहिर से बात है कि केसीआर साहब के सपोर्ट के बगैर तो एमआईएम इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकती थी। ईडी ने खुद तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, सीसीएस ने 170 एफआईआर में उनको रिक्वेस्ट किया कि हमको समझ में नहीं आ रहे हैं ये ट्रांजैक्शन, आप चेक करो इसके बारे में, उसके बाद वो एंट्री हुए। मैम, इस वीडियो में आपने बोला कि यह प्रॉपर्टी मैंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए रखी है, इसका क्या मतलब है? उनके पैसे कब तक लौटा पाएंगी? आपको मैं ये बात सच बताऊं, मेरे इन्वेस्टर के लिए प्रॉपर्टी नहीं, मेरा जान भी देने के लिए तैयार, मैं हमेशा के लिए तैयार हूं। प्रॉपर्टी मेरे लिए बहुत ही छोटी चीज है और प्रॉपर्टियां पूरे भी मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। अब यहाँ पर कहां पर है, कहां पर इन्वेस्टर फंसे हुए हैं, कहां पर कंपनी को नुकसान हो रहा है, कहां पर कि एजेंसी ने प्रॉपर्टीज को अटैच करके रख लिया है। चलो भाई, हम कुछ प्रॉपर्टियां सेल कर देंगे और सेल करके इस मसले को हल कर देंगे, तो वहां अटैचमेंट आड़ आ जाता है, वहां अटैचमेंट आ रहा है। चलो भाई, इसके अंदर अकाउंट्स हैं तो उसको फ्रीज करा के रखे हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या हीरा ग्रुप के पास नहीं है क्या एजेंसियां के खेल जो इसके ऊपर चल रहे हैं? जो पॉलिटिशियन पीछे से पावर यूज कर, एक ही पॉलिटिशियन है जो पावर यूज कर रहे हैं, जो इतने लाख मुसलमानों की बर्बादी करने के लिए इतने लाख मुसलमानों को जो रुला रहे हैं। आज पूरे कोर्ट्स को यह बात पता है, पूरे लीगल को यह बात पता है कि कंपनी के पास अगर 100 रुपया देना है तो 1000 रुपया मौजूदगी, मगर देने के दरवाजे खोलने के लिए ये लोग पूरे पे अभी भी डालते, अभी भी वो आड़ आ गए, वो ऑब्जेक्शन कर लिए, ये ऑब्जेक्शन कर लिए, यही बात हो रही है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह खाली सिर्फ ईडी का अटैचमेंट हटा दें और आज भी ईडी का अटैचमेंट, तो कौन से सोर्सेस की कमी है हीरा ग्रुप के पास? कौन से सोर्सेस की कमी है? घंटों में खत्म हो जाएंगे सारे मसले, दिनों की जरूरत नहीं, घंटों में खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक वो ऑर्डर का इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के, बस। मैम, जो भी आप आरोप लगा रही हैं पॉलिटिकल लीडर पे, तो उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ है क्या? जी, प्रूफ तो बहुत सारा है। अभी यही मैंने बताया था कि 2012 का जो एफआईआर था उसको लेकर जो है मैंने 100 करोड़ का जो केस डाली थी, वो 100 करोड़ का केस भी जो है उनके ऊपर फाइनल हो चुका। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब उनके ऊपर केस हैं, तो कोर्ट ने खुद कहा है ये केसेस, ये 100 करोड़ के केस से बचने के लिए बनाए गए थे, ये केसेस 100 करोड़ के केस से जो है बचने के लिए बनाए गए थे, सब ने कहा। और ये पूरे हिंदुस्तान को क्या सबको मालूम है। अब जो इंटरनल एजेंसियां भी इस चीज को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन एजेंसियों को भी अब ये बात पता चल गई है कि किसके पीछे से किसका हाथ था, किसने जुल्म किया है हीरा ग्रुप के ऊपर। मैम, हीरा ग्रुप और उसके निवेशकों के बीच लेन देन का यह मामला कब खत्म होगा? आप इस अपने कारोबार को क्या फिर से शुरू कर पाएंगी? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप के जो मेंबर हैं वो मेरी फैमिली है और 1998 से 2018 तक लगभग कितने साल हुए? 20 साल, 22 साल, 20 साल जी। एक दिन भी कभी मेरे मेंबर को, एक मेंबर को आके बोलने को बोलो कि हीरा ग्रुप ने हमें पेमेंट नहीं किया था, या हीरा ग्रुप ने जो गोल्ड यूनिट परचेस किए थे वो गोल्ड हमें सेंड नहीं किया था, और हीरा ग्रुप ने पेमेंट लेके हमें प्रोडक्ट नहीं दिया, एक छोटा सा कंप्लेंट भी 18 तक आप बता लीजिए, आप बता लीजिए। तो इतनी अमानतदारी और इतनी वफादारी से मैंने काम किया है। आज भी अल्लाह का फजल है कि बहुत सारे मेंबर मेरे साथ खड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि आपा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बिजनेस को स्टार्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम चलेंगे। भले वो लेवल पर चल भी नहीं सके तो अब जो मेरे मेंबर मेरे साथ आए हैं, बिजनेस में जुड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उतना बड़ा नहीं तो क्या हुआ, छोटा भी हम लोग वो बिजनेस को चल रहे हैं लेकर, इंशाअल्लाह आगे के दिनों में ये बहुत बड़ा होगा। जैसा कि आपने बोला कि हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टी रखी है,
तो इसके लिए क्या एश्योरेंस है कि आप उनकी उस प्रॉपर्टी को बेच के उनका पैसा दे पाएंगी? अभी मैंने इसीलिए जवाब दिया कि हीरा ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं है। हीरा ग्रुप के लिए और मेरे मेंबर्स के लिए प्रॉपर्टी क्या, मेरा जान भी हाजिर है। मैंने 1000 बार ये बात हर सवाल के जवाब में दी हूँ। और हीरा ग्रुप के मेंबर को आज भी वो तकलीफ नहीं है और आज भी उनको कोई मुश्किल नहीं है। अगर है तो ईडी का अटैचमेंट है तो एजेंसियों के ऑब्जेक्शंस हैं, है तो एजेंसियों के जरिए से उन तक उनका माल नहीं पहुंच रहा है, उन तक वो चीजें क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ईडी आप कह रही हैं, पर ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने कब का एम्बार्गो लगाया है? जी, ईडी को हर एजेंसी को एम्बार्गो लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, मगर कोई भी जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को जो है नहीं मानते हैं। हमने भी आज तक जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाया है। अब आगे चलकर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, कोर्ट के आर्डर का कंटेम्प्ट करेंगे, तो जरूर से जरूर जो है हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे जरूर से, और जाएंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को जो है खिलाफ कर रहे हैं। मैम, आपने अपनी कंपनी लगभग 20 वर्षों से जो आप चला रही थी, अचानक आपके जेल जाने के बाद उस कंपनी का जो नुकसान हुआ है और कंपनी के से जुड़े हुए जो भी इन्वेस्टर हैं, तो उनका अभी तक प्रॉफिट नहीं मिला है, तो लोग अपनी ओरिजिनल प्रॉफिट वापस चाहते हैं, तो इसके बारे में आपने क्या सोचा? देखिए, जिस दिन कंपनी स्टॉप हुई है और उस दिन जो हालात जैसे थे, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट, बैंकों की जगह बैंक, प्रॉपर्टीज की जगह बैंक, ट्रांसैक्शन की जगह ट्रांसैक्शन रुके हुए हैं। जैसे अल्लाह ने रिलीज करेगा, अगर उनके पेमेंट के प्रॉफिट के साथ अगर उनके पेमेंट हमारे पास है, तो हर चीज मेरे मेंबर को वैसे ही वापस होगी और कभी उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी मेरे मेंबर के साथ। और 20 साल के जिंदगी में कभी 100 रुपयों की नाइंसाफी मैंने कभी नहीं किया है, ना कभी हमारी कंपनी करेगी उनके साथ, और डिक्लेयर करूंगी मैं सारे चीजों को। मैम, आप अपने आप को और हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स को इस समय कहाँ देखती हैं? इन सब का मुस्तकबिल क्या है और आपका विजन क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर को और मेंबर को, हीरा ग्रुप की फैमिली का मुस्तकबिल में बहुत अच्छा देख रही हूँ। भले तकलीफों के जरिए से हमें कुछ दिन रुका लिए ही, कुछ दिन नुकसान उठाने को ये किए ही, मगर हीरा ग्रुप का फ्यूचर जो है बहुत वाइट रहेगा, क्योंकि ये सारे एजेंसियां के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी आज तक भी जो है हमारे खिलाफ कोई सबूत, कोई प्रूफ किसी के पास भी आज तक भी नहीं है। जी मैम, अभी आपने कोई नई स्कीम वगैरह चालू की है जिसमें हीरा ग्रुप के जो भी इन्वेस्टर्स हैं उसको अपने फिर से इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कौन सी स्कीम वगैरह? हमारा जो पहले की तरह जैसे एज पर सुप्रीम कोर्ट आर्डर, जो हमारे साथ रहना चाहते हैं मेंबर, जो इन्वेस्टर हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, और उनके साथ जुड़कर आप बिजनेस करिए, और जो जाना चाहते हैं उनको भेज दीजिए। तो कुछ लोग जो है SFIO के पास, कुछ लोग हमारे पास सेटलमेंट कर लिए हैं। जो लोग मेरे साथ मेंबर हैं, मैं उनको रखकर हमारा गोल्ड का बिजनेस अल्लाह के फजलो करम से रनिंग है। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ पहले की तरह और उससे अच्छे अंदाज में इंशाअल्लाह चलेगा। और नए प्रोजेक्ट्स भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज लॉन्च कर रही है, इंशाअल्लाह वो प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होंगे और हमारे मेंबर्स को हमेशा इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकतें रखेंगे। जो ऐसे कॉलोनी में आपकी प्रॉपर्टी है, वो सुनने में आया है कि आपने जिस समय उसको खरीदी थी, वर्तमान में उससे कई गुना उसकी वैल्यू है, तो उस प्रॉपर्टी के पीछे जो भी अवैध रूप से उस पे ऑक्यूपाई करने के लिए लोग कर रहे हैं, तो इसके पीछे मेन कौन है? लगभग वहाँ की जो प्रॉपर्टी है जिसका पूरा वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से करीब जो है 1200 से 1500 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी है वो, अगर नॉर्मली सेल भी कर देंगे तो। क्योंकि कुछ लोगों ने बुलाकर मुझे सवाल भी किया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने बैंक में ये नहीं था तो वो जमा कर दिए, कुछ लोगों ने कहा, तो मैंने कहा कि किसने भी जमा किया मगर किसी फेक चीज पर नहीं जमा किया, किसी फ्रॉड चीज पे नहीं, वहां पर मेरी लैंड है ओरिजिनल और उस पर जमा किया है। एक बायर नहीं तो दूसरा बायर परचेस कर लेगा, और तुम अटैचमेंट को हटाओ, रजिस्ट्रेशन करने का परमिशन दो, और सिर्फ जो है 3 दिन में इंशाअल्लाह सब चीजें क्लियर हो जाएंगी अल्लाह के फजल से, क्योंकि वो चीज मेन में है, बहुत अच्छे से बिकेगी, क्योंकि सवों के करोड़ जो है हम वो देकर वो प्रॉपर्टी को परचेस किए हुए हैं। और उसमें जो है टाइटल डीड्स, सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि हमारे सेल टाइटल डीड्स, टोटल ईसीस और ये सब जो है हमारे नाम से है। टोटल ईसी, टाइटल डीड्स और टैक्स रिसीट, GHMC रिसीट टोटल के टोटल हमारे नाम से है। अब जाकर हम पूछते हैं कि वहां जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है वो किसके नाम पर हुआ, किस बुनियाद के ऊपर हुआ, तो बोलते हैं पता नहीं है। तो अब हम इंशाअल्लाह
पूरे एजेंसी है उसको जो है हम इसकी खबर भी भेजे हैं और इंशाल्लाह हम अप्रोच हो जाएंगे हर जगह भी और सबको जवाब देना पड़ेगा इस चीज का। एक वीडियो में आया है कि कोई बाहर की टीम आई थी जिससे आप मशवरा कर रही हैं, तो कौन टीम थी जिसके साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं? अभी जो है अल्लाह के फजलो करम से जो है हमने सेंट्रल में भी जो है काफी एजेंसीज को दिया है और मैं चाहती हूँ कि जो ट्रांसपेरेंसी हुई थी, ये स्कैम नहीं हुआ, स्कैम करके इल्जाम लगाया गया, जबकि चलती हुई कंपनी रनिंग शॉपिंग मॉल, और जिस दिन मुझे अरेस्ट किए गए थे उस दिन आप देखेंगे तो ऑनलाइन के ऊपर मेरे 2600 बिल हुए थे। कोई भागने वालों के उतने बिल थोड़ी होते हैं, ना कोई ऑफिस बंद थी, ना कोई रेंट पे थे, ना कोई भी चीज थी। आज सबको मालूम हो रहा है कि इस ट्रांसपेरेंसी के पीछे कौन कौन थे, एक एक का रिकॉर्ड निकल रहा है। यूट्यूब पे कौन बदनाम किए, कौन गलत से बोले, उस प्रॉपर्टी के ऊपर आज कौन बैठे हुए हैं। आप सबको मालूम है कि अफिया प्लाजा हमारा पहला शोरूम था, उस पर जो है फौरन एमआईएम के जो दोनों भाइयों का बड़ा बैनर लग जाता है और कब्जा हो जाता है और वहां हमारे स्टाफ को जाने नहीं देते ही। आज वो खाली पड़ा हुआ है, वैसे ही बंद पड़ा हुआ है। और इसी तरह से जो है हर चीज जो उसके चेकअप करने के बाद जो है हर चीज भी जो है बिल्कुल से बिल्कुल पूरा बाहर निकल रहा है। कौन किसके पीछे थे, एफआईआर कराने वालों के पीछे कौन थे, एफआईआर कराने के लिए कौन बहकाया था, और एफआईआर में मैटर क्या लिखे थे और पुलिस ने एक्ट कौन सा लगाया। और सिविल एक्ट में अरेस्ट करके 800 किलोमीटर 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर क्यों लेकर गए थे कस्टडियों में, जब कंपनी एक थी, सीईओ एक थी, सारा एक था, तो इतने बार हरास करके इतने दिन इसको डिले करने की क्या जरूरत थी। क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा था, उसके लिए जो है ये सब काम हुए हैं, वो सारे लोगों को पता है ये बात। डॉक्टर शेख, इसके पहले आपके जो कुछ रेंटेड प्रॉपर्टी थी उसमें भी सुनने में आया है कोई बंगला गणेश हैं, उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, तो क्या हकीकत क्या है इस मामले में? हकीकत यह है कि कब्जा नहीं किया है, मैं तो कब्जा नहीं कहूंगी, कि उसको हमने एक एग्रीमेंट दिया था 21 में रेंट के ऊपर, और रेंट के ऊपर जब हमारी जो है 5 लाख रुपीस की बात हुई थी पर मंथ रेंट के लिए, बंगला है वो बहुत बड़ा बंगला है, 4 फ्लोर का है, पर फ्लोर में से का 4 फ्लोर का है, तो उन्होंने 2 फ्लोर बस है मुझे करके बोल के रेंट को लिए थे। तो उसके बाद वो रेंट को देने के बाद में उन्होंने जो है नहीं मैं ये फ्लोर का नहीं दूंगा, वो फ्लोर का नहीं दूंगा करके काफी चीजें ये करके खाली करने में टाइम है करके, रेंट को मैं हूँ उसके अंदर, मुझे खाली करने में अभी टाइम लगेगा करके, क्योंकि बड़े रेंट की प्रॉपर्टी है, छोटे रेंट में रहने के लिए जो है पूरा वो कोशिश कर रहा है, और उसके लिए हम भी कोर्ट में गए, कोर्ट में हमें जरूर इंसाफ मिलेगी। तो अभी वही लोग उस प्रॉपर्टी पे ऑक्यूपाई हैं या उन्होंने खाली कर दिया? नहीं, अभी भी वही लोग हैं और कोर्ट में बात चल रही है और कोर्ट बहुत जल्द फैसला लेगी, इविक्शन ऑर्डर देगी कोर्ट इंशाल्लाह। मैम, अपने दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो कब तक अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है वापस पाने की उम्मीद रखें? सबसे पहली बात है कि जितने भी लोग इन्वेस्टर थे, कई लोगों को कंपनी गोल्ड के रूप में, पेमेंट के रूप में सेटल करी है, आज तक भी सेटल करती आ रही है जितनी पॉसिबल हो। अब जिन लोगों ने कंप्लेंट के तौर पर एसएफआईओ के पास गए हैं, अब जो लोग जो है ये नहीं है, तो ये जैसे हमारे मामलात हो जाएंगे इंशाल्लाह उनका भी सबका भी क्लियर हो जाएगा। और हमारे मेंबर्स के लिए हमेशा मेरी सबसे पहली दुआ रहेगी और सबसे पहली कोशिश रहेगी कि मेरी फैमिली सबसे पहले आसानी पा जाए, और मैं सबसे पहले उनके लिए खड़ी होने वाली हूँ। और काफी लोग बोल रहे थे कि नहीं ये चाहते नहीं है ऐसा हो जाए, ये चाहते नहीं है। मैंने कहा है बहुत पिछले मेरे वीडियोस में मैंने बताया है कि कौन है जो इस मसले को जल्दी से जल्दी हल कर दे, जिसके हाथ में मसला है, तो मैं तैयार हूँ, आ जाइए आप आ जाइए जल्दी जल्दी, मैं जहां साइन करना कर दूंगी। आप मेरे मेंबर को आसानी कर दीजिए जो मेरे कंपनी के साथ जुड़े हुए, क्योंकि हीरा ग्रुप मेरी अकेली से आगे नहीं बढ़ा है, हीरा ग्रुप मेरे लाखों मेंबर के साथ आगे बढ़ा है। आज भी वो मेरे साथ खड़े हैं, जो 29 एफआईआर थे वो नहीं है, और जो लाखों लोग मेरे पीछे खड़े हैं, आज भी खड़े हैं और कहते हैं कि आप हम तुम्हारे साथ हैं। आज भी बिजनेस में मेरे साथ हैं वो लोग, आज भी कहते हैं कि हम बिजनेस में तुम्हारे साथ हैं इंशाल्लाह। तो मैं वो तमाम मेंबर्स को लेकर एक बार और भी बड़ी ऊंचाइयों के ऊपर इंशाल्लाह हीरा ग्रुप जाएगा। भले एक तकलीफ तो आती है, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी हालात में ये हालित हो गया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऐसे कैसे होगा। तो मैं उन सबको यही बात बताई कि देखिए एक बस का एक्सीडेंट होता है तो हम ट्रैवल करे बगैर नहीं रुकते, एक फ्लाइट का एक्सीडेंट होता है तो दूसरे फ्लाइट में बैठे बगैर नहीं। तो जहां पर हमारा एक पेमेंट में रुकाव है, जहां हमारे एक प्रोडक्ट का रुकाव है, जो जिन्होंने भी पहले इन्वेस्ट किया था या तो प्रॉपर्टी पे या तो गोल्ड पे, जो भी है वो पेमेंट्स है,
अब उनको जब देने का भी वक्त आएगा तो कोर्ट का जैसा डिसीजन होगा इंशाल्लाह उनका सब कुछ रिलीज हो जाएगा। ऐसा करके हमारी इतनी बड़ी कंपनी जो है, जो हमारे पुराने मेंबर हैं उनको साथ लेकर ये कंपनी इंशाल्लाह बिजनेस करेगी और आगे बढ़ेगी अच्छे तरीके से। अल्लाह की जात से मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ये बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर जाएगी। ऐसे कॉलोनी के अलावा और भी कोई अन्य प्रॉपर्टी है जिस पर लोग अपनी नजर रखे हुए हैं या उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? और जो है एक जुबली हिल में हमारा घर था जो ईडी के अटैचमेंट में था, और ईडी के अटैचमेंट में जुबली हिल में हमारा घर था। और घर था तो नॉर्मली घर में हमारे फैमिली मेंबर ही रहते थे और कोई दूसरे रेंट पे भी नहीं रहते थे। मेरे अरेस्ट के बाद जो है वॉचमैन को मारा गया और घर के लोगों को बाहर निकाला गया। और उसके बाद जो है मैं रिलीज होने के 3 दिन के बाद उस घर के ऊपर मैं विजिट करती हूँ तो एक डीजीपी ख्वाजा मुहिद्दीन करके उसके अंदर बैठे हुए हैं और 4-5 लोग बैठे हुए हैं। डोर नहीं ओपन कर रहे थे। मैंने 100 को कॉल किया उस वक्त में, मुझे नहीं पता था कि अंदर कौन है, तो 100 को कॉल किया। तो जाने के बाद में बोले हाथ पैर पकड़ के, मैडम अब हमारी इज्जत मत निकालो, आप मीडिया के सामने मत जाओ, मैडम हम कुछ नहीं, हम चले जाएंगे, हम ऐसे ही बैठे थे, हम ऐसे ही रुके थे, हमको फलाने ऑफिसर साहब ने कहा है थोड़े दिन रुकने के लिए, फलाने ऑफिसर। मैंने कहा कि वैसे ही है। तो फिर कुछ दिनों के बाद देखती हूँ कि ईडी के अटैचमेंट में होने के बाद वो प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है, उनके नाम से रजिस्टर हो जाती है, वो प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है, करंट की बिल चेंज हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। उसके बाद मैं कोर्ट में जाकर, कोर्ट में जो है उसको सिविल कोर्ट में जाके मैंने स्टे लेकर आया है। और इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, ये इन सबको ये नजर नहीं आ रहा है। आज भी हमेशा ये बोलते रहते हैं हीरा ग्रुप है, हीरा ग्रुप की नौहिरा शेख ने ये कर दिया वो कर दिया। आज तक भी मैंने कभी कुछ नहीं किया, इसीलिए यहाँ हिम्मत से आप सबके सामने ये बात बोल पा रही हूँ। अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं यहाँ बैठकर नहीं बोल पाती थी, खासकर से जी। तो वो प्रॉपर्टी भी अभी वो नहीं, वो प्रॉपर्टी पे वही लोग बैठे हुए हैं। मैंने ईडी को कई बार कंप्लेंट दिया है। आपके अटैचमेंट में देखो, नहीं कभी नहीं, ना कोई एग्रीमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, पोजीशन हमारे पास, सब कुछ हमारे पास है, मगर रजिस्टर भी हो गया। मैं ईडी को कंप्लेंट भी दी हूँ कि देखो इस तरह से तुम्हारे अटैचमेंट बोर्ड लगाने के बाद ये घर कैसे रजिस्टर होता है, यानी कमिटेड, पूरे के पूरे मिली भगी कमिटेड। अब इनके ऊपर जरूर इन्वेस्टिगेशन होगा, बड़ा तेज इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके पीछे कौन कौन थे, कौन कौन सपोर्ट किया है इन चीजों को, सब बाहर निकल। चोर बहुत दिन नहीं छुप पाएगा, चोरी बहुत दिन तक नहीं छुपेगी, गलती बहुत दिन तक नहीं छुपेगी, जरूर चोरियां पूरे बाहर पड़ेंगे, हक भी बाहर आ जाएगा, हम क्या चाहते हैं करके इंशाअल्लाह। और मेरे पूरे मेंबर, लाखों के मेंबर मेरे साथ ही, उनको लेकर मेरी कंपनी आसमानों पे उड़ेगी अल्लाह के फजलो करम से। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाअल्लाह। मैम, अपने इन्वेस्टर्स को आप कब तक का समय देना चाह रही हैं कि आप कब तक वेट? समय मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे कंपनीज के अटैचमेंट्स हट जाएंगे, प्रॉपर्टीज का अटैचमेंट जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में रखा है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर से अटैचमेंट और ट्रांसफर का परमिशन मिल जाएगा, उसी दिन मेरे इन्वेस्टर के सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे। और मेरे इन्वेस्टर और मेरे मेंबर, मेरे जो भी देन लेन है, सबके प्रॉब्लम अल्लाह के फजल से क्लियर हो जाएंगे। जब भी मैं उनके साथ हूँ, अब भी मैं उनके साथ हूँ, हमेशा मैं उनके साथ रहूंगी मेरे मेंबर के साथ। अपने मॉल्स वगैरह मैडम कब तक ओपन हो जाएंगे? जो मॉल्स तो माशाअल्लाह ओपन ही अल्लाह के फजल से चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्लाह के फजल से हीरा ग्रुप के जो बिजनेस हैं वो माशाअल्लाह उतने ऊंचे पैमाने पे नहीं, तो क्या हुआ, जो पैमाने पे चलना है वो पैमाने पर अल्लाह के फजल से चल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़े अल्लाह के फजल से जी। मैडम, आपकी पूरी बात सुनने के बाद यह समझ में आया है कि MIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी जी व उनके कुछ लोग पुलिस डिपार्टमेंट, ईडी, प्रशासन की मिली भगत से एक प्रोपोगेंडा के तहत आपकी और हीरा ग्रुप की छवि को खराब करने में शामिल हैं। यह बात भी आपके इन्वेस्टर्स को बहुत कंफ्यूज कर रही है कि आपकी प्रॉपर्टी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश व ईडी के अटैचमेंट के बावजूद भी कुछ बिल्डर्स अनाधिकृत रूप से घुसकर उस पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। क्या पुलिस व ईडी आपकी संपत्ति को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है? क्या हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है? क्या जंगल राज चल रहा है? इंडिया में भी नहीं कहूंगी और पूरे तेलंगाना में भी जंगल राज मैं नहीं कहूंगी। जहां MIM की हुकूमत है वहां जंगल राज मैं कह सकती हूँ। और क्योंकि आपको मालूम है कि ये पूरी ट्रांसपेरेंसी के पीछे सबसे पहला जो FIR था सीधा असदुद्दीन ओवैसी साहब का था, जो सबसे पहला FIR उन्होंने किया। अब पुलिस उसके ऊपर बिल्डर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी तो हम पुलिस का इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, खर्चों को पैसे दे देंगे। आपको पता है
कि जैसे मेरा अरेस्ट होता था, फ्लाइट के टिकट आ जाते थे बैठने के लिए, मुझे लेके चले जाते थे फ्लाइट में और 5 स्टार होटलों में आके रुकते थे पुलिस। FIR कितने का होता था? 1.5 लाख का। मुझे ले जाने फ्लाइट में खर्च, पुलिस पे खर्च कितना होता था? कितने लाखों का आप सोचिए जरा। तो इस पर कैसे इन्वेस्ट किया जाता था? और ये बिल्डरों के ऊपर क्या है, ये बिल्डर्स पैसा इन्वेस्ट करते थे और ये बिल्डर्स कहते थे कि कैसे भी करो उसको अंदर रखो, हम ये जमीन पे एक बिल्डिंग बना लेंगे, लोगों से पैसे ले लेंगे, हम ये जमीन पे बिल्डिंग बना लेंगे। मगर तारीख गवाह है, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक गवाह है कि जो लोग गलत के ऊपर होते हैं उनको ऐसा मुंह का मार खाना पड़ेगा और ये गलत तरीके से हड़पने वाले चीजें पूरे एक दिन ऐसे खत्म हो जाएंगे कि अल्लाह ताला क्या करेगा कि सच को एक दिन सामने लेकर आ जाएगा। आज पूरे एजेंसी को पता चल गया है कि इसके पीछे किसका हाथ था। सारे एजेंसीज को पता चल गया है, कोर्ट्स को पता चल गया है कि इसके पीछे किसका हाथ था। कोई भाई पार्लियामेंट में खड़के MIM के MP बोलते हैं 50,000 करोड़ का स्कैम है, डॉक्टर नोहिरा शेख ने कर दिया है। तुम्हारे पास 50 रुपयों का प्रूफ नहीं है आप तक। 50,000 करोड़ तो छोड़िए, आज तक 50 रुपयों का प्रूफ नहीं है। कहां बोल रहे हैं? पार्लियामेंट में बोलने के लिए कलीजा होना चाहिए, झूठ, बगैर दलील के, बगैर प्रूफ के पार्लियामेंट में खड़के बोलते हैं, जबकि नोटेड है हर हुर्फ। कौन सी पार्टी ने बोली है वो बात बताइए? कोई पार्टी ने इंडिया की नहीं बोली, सिर्फ MIM के नेता ने जो है वहां पर खड़ कर ये बात बोले। आज लैंड जो कब्जा हुई है कहां पर हुई है? उनके एरिया में हुई है, उनके जगह में हुई है, उनके प्लेस में हुई है और वो बिल्डर और वो पार्टी दो भी कनेक्टेड ही। बिल्डर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पुलिस भी जो है कमिट हो गई है पूरी टोटल। मैं वहां पर जाती हूँ, सर मेरे नाम पर पेपर है सर, GHMC की रिसीट है सर। सर है तो हाँ है मैडम है, अगर आ जाओ तुम, आ जाओ बाहर, तुम आ जाओ, तुम नहीं रह सकते वहां। सर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर, मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर, सुप्रीम कोर्ट में मैं इतने दिन जाकर लड़कर जो है ये ऑर्डर लिया। हाँ वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में हमारा नाम लिखा है क्या? नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में हमारा नाम लिखा है क्या? नहीं ना। निकल के बाहर आओ तुम्हें। तो इस तरह से जुल्म कर रहे हैं, इस तरह से जुल्म हो रहा है। इन्हों ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ इस गली के अंदर इसके अंदर राज चला लेंगे, मगर ये बात पूरे हिंदुस्तान में वायरल होगी। पूरा हिंदुस्तान देखेगा एक दिन ये नाइंसाफी। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी इंसाफ की आवाज पूरे देश में पहुंचेगी एक दिन। और आज तुम एक नाइंसाफी को दबाने के लिए कोशिश कर रहे हो कि आप पूछ रहे हो कि पुलिस की मिली भगत नहीं है, तो क्या आपको मालूम है कि सिविल केस हुआ था मेरे ऊपर? क्या मुझे अरेस्ट कर सकते थे? क्या मुझे नोटिस दिए थे? क्या तुमने 2 लाख देना था? क्या मुझे नोटिस आई थी? बिल्कुल नोटिस नहीं। सेम डे FIR, सेम डे अरेस्ट वारंट, सेम डे अरेस्ट, सेम डे अरेस्ट जी। मुझे पूछना चाहिए था नोटिस देकर कि तुम क्या ये 2,50,000 देती हो क्या नहीं देती हो? बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 में 1,20,000 SFT की ऑफिस, ओन ऑफिस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नेम के ऊपर, तुम्हारे तेलंगाना के अंदर 50 प्रॉपर्टीज, 2,50,000 कंपनी नहीं देगी जी। तुम उठाकर साइनिंग अथॉरिटी को करते हो 2 लाख रुपया में, दिल्ली को फ्लाइटों में आके फ्लाइटों में लेके आ जाते हो मुझे पूरा भी तुम। तो पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के बगैर एक सब होता है? पुलिस क्या, कमिश्नर, बड़े बड़े ऊपर पॉलिटिशियन पूरे कमिट होके ये काम किए, क्योंकि मामला छोटा नहीं था ना। इतना पूरा हड़प लेना, डिपॉजिटर एक्ट लगा दिए, वो एक्ट लगा दिए तो तेलंगाना बेच सकती है, ये बेच सकती है। अल्लाह का फजल है, मेरा हिंदुस्तान, मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है मुझे कि उसने मुझे इंसाफ दिया। मैं अंदर भी कहती थी लोगों को कि मुझे भरोसा है मेरे हिंदुस्तान के लॉ के ऊपर, बगैर एविडेंस के कोई भी जीत नहीं सकता, भले वो कितना बड़ा नेता क्यों ना हो। आज वही हुआ है। क्या इस कॉन्स्पिरेंसी के पीछे 1 या 2 नाम हैं? उस बिल्डर का नाम बताएं जिन्होंने अनाधिकृत रूप से आपकी जमीन में घुसकर निर्माण कार्य किया। देखिए, इस नाम के पीछे जो है, इस काम के पीछे जिसका हाथ है वो पूरी दुनिया को मालूम है। पूरे ये जितने यूट्यूब पर बैठी किसका नाम पुकारती? MIM का नाम पुकारती। MIM जिंदाबाद, नोहिरा शेख मुर्दाबाद। और दूसरी बात जो है, जितने भी है वो तुम्हें मालूम है। अब बिल्डर का तो आपको पता है कि जिसने सेल किया, जिस बंदे ने, सैयद अख्तर साहब ने मुझे जो प्रॉपर्टी सेल करे और सेल करके 200 करोड़ रुपए चेक्स के साथ लिए, चेक्स का है प्रूफ वहां पर DD के साथ, बैंक में जो है प्रूफ के साथ लिए, और भी कुछ रजिस्ट्रेशन बैलेंस थे, और भी 85 करोड़ उन्होंने हमें देना बैलेंस था। और ये सब कुछ रहते हुए फिर भी ये जो प्रॉपर्टी सेल हुई उसके ऊपर कब्जा भी वही करवाते हैं वहां पर, कोई दूसरे नहीं है। क्योंकि सारी दुनिया को मालूम है ये बात,
कोई दूसरे कब्जा नहीं करवाते हैं। कुछ वहां पर स्पोर्ट्स ग्राउंड का नाम लेकर, कुछ होटल का नाम लेकर, कुछ सेट वहां पर डाल के वही पैसे भी खाते ही, एक औरत को अंदर भी कराते ही, वही कब्जा भी करने के लिए नेता के सपोर्ट भी ले लेते ही, गवर्नमेंट के सपोर्ट भी ले लेते ही, पुलिस पे पैसे भी खर्च करते हैं, सारे यही लोग करते हैं। और सबको पता है, ये बात सबको पता है। और 10 नवाब भी आके खड़ जाते हैं एक अनकंटेस्टेड डिग्री लेकर, जबकि उसमें ना मुझे नोटिस है। सब बोलते हैं कि एक अनकंटेस्टेड डिग्री है और ये डिग्री में जो है उनका नाम है। डिग्री में क्या है? 17 एकड़ 30 गुंटास है, बाकी की 18 एकड़ हमारी है ना। 8 एकड़ जो है वो हमारी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करने के बाद भी उस बात को भी नहीं मानते हैं। और कौन होते हैं बताओ? ऐसे बिल्डर से जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी जी, थी। टोटल प्रॉपर्टी पे हमारा अग्रीमेंट हुआ था और जो प्रॉपर्टी मेरी काफी बाकी थी रजिस्ट्रेशन होना, वो पैसे भी उनके पास बैंक में वैसे ही बैलेंस थे और उसी तरह से जो है बाकी की प्रॉपर्टीज जो है वो हमको रजिस्टर करके दिए थे। और काफी प्रॉपर्टीज जो है हमको रजिस्टर होना बैलेंस था, मगर जो रजिस्टर हो गई वो भी कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोई लोन भी लिया था आपसे, हीरा ग्रुप से? लोन नहीं लिया था, प्रॉपर्टी देने के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो पेमेंट लिया था वो पेमेंट हमको रिटर्न करना है, वो अभी बाकी है। जी, वो मैंने ईडी को भी लेटर में दिया है। 85 CR जो है हमारा बैलेंस है पैसा करके। तो अभी जो ऐसे कॉलोनी की जो प्रॉपर्टी है पूरी अभी ईडी के अटैचमेंट में और आपके पोजीशन में है क्या? हमारे पोजीशन में है, पूरी प्रॉपर्टी हमारे पोजीशन में है। जब हम वहां जाते हैं तो वहां पुलिस आ जाती है। मैं बोलती हूँ कि क्यों आए? तो बोलते 100 ने कॉल किया। मैं बोली मैं तो अकेले आई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। मेरे साथ 2-3 लेडीज जो 4-5 लोग रहते हैं वही रहते हैं। तो नहीं, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। तो अगर कोई मेरे घर में आ गया, अगर कोई मेरे घर में घुसकर आ गया या वहां पर बैठ गया, तो क्या मैं जाकर वहां से नहीं हटाऊं? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा करके घर की ओनर को बाहर निकाल दोगे? इस तरह से किया है। आपकी इस बात से ये साबित हो रहा है कि सारा शासन प्रशासन और पुलिस की मिली भगत से ये काम हो रहा है। पुलिस मिली हुई है, MIM के नेता मिले हुए हैं और बिल्डर मिले हुए हैं। पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्डर हैं और वो करने के लिए, और यहाँ तक कि मेरे अरेस्ट के पीछे भी उनका ही हाथ है सब कुछ भी। क्योंकि मुझे नहीं मालूम था ना उतना, सब कुछ नॉर्मली बिजनेस कर लेती थी, मुझे कुछ ज्यादा नहीं मालूम थे ये बातें, ऐसा होगा, लीगल ये प्रॉब्लम होगा, अरेस्ट कर लेंगे। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी ना, इतने चीजों को हड़पने के लिए उन्होंने जो है ये सब कुछ प्लान कर दिया। और मेरी फैमिली को भी किसी को भी लीगल उतना नॉलेज नहीं था, बहुत सीधे सादी जिंदगी गुजारने वाले लोग थे। तो उन्होंने इतना सब कुछ करने वाला, मगर अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह की मदद से मैं जो है कामयाब हुई हूँ। सुनने में आया है कि ऐसे कॉलोनी विवाद में जब आप गई थी तो आपके साथ कुछ महिला मेंबर्स भी थी, पुलिस ने उनके साथ भी बदसलूकी करके उन्हें भी वहां से निकाल दिया। एक महिला होने के नाते इस घटना को आप किस प्रकार देखती हैं, जबकि आप महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती आ रही हैं? आप वीडियो में आप सुन सकती हैं कि वीडियो में मैंने ऑफिसर्स को बात किया है, मैंने पूरे डॉक्यूमेंट शो किया है, मैं सब कुछ भी शो किया है। वहां आकर जो है पूरे जमा हो जाना और बदतमीजी से बाहर निकालना, और बदतमीजी मतलब अच्छे से बुलाकर जो है चले जाओ करके बोलना, हमारे घर में आकर बाहर निकालने की इजाजत उनको किसने दिया है? मैडम, जहां तक कि आपके बारे में पता चला है कि आप एक शालीन व शांत स्वभाव की महिला हैं, लेकिन आप वहां अकेली महिला होते हुए पुलिस ऑफिसर्स व कुछ बिल्डर्स के साथ गुस्से में नजर आ रही हैं। ऐसा क्या मामला हुआ था, आप हमारे दर्शकों को बताएं। गुस्से की वजह ये थी कि हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का मामला क्लियर हो जाए। बैयर पेमेंट करने को रेडी है और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, अगर अब पुलिस चाबी ले जाकर अपने पास रखती है, बैयर को वहां आने नहीं देती है, तो कौन सा बैयर होगा जो पैसे ट्रांसफर करेगा? आप बताइए। सच बात। गेट नहीं खोलने देंगे तो कौन सा बैयर होगा कि वहां पर पैसे ट्रांसफर करेगा? कौन सा होगा? अरे बैयर भी नहीं तो बैंक पैसे दे देगी, कौन देगी? जबकि वहां तुम एंट्री करने नहीं दे रहे हो, ये पूरा खेल खिला रहे ही, क्योंकि वो पेमेंट जैसे क्रेडिट हो जाएगा मसले सब खत्म हो जाएंगे ना, कि लोग चाहते नहीं है कि मेरे लोग आसान हो जाए। 2018 के बाद ऐसे कॉलोनी में जो भी आपकी प्रॉपर्टी उसको छोड़कर सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुए हैं जी, मतलब वही एरिया खाली है जो आपके पोजीशन में है, अदरवाइज सबसे ज्यादा बिल्डिंग जो बन गए। मेरे आने के बाद में कई इलीगल बिल्डिंग मेरी लैंड पे बना दिए। जो खाली लैंड थी उसको मैंने प्रोटेक्ट किया, बाद में डिमार्केशन करवाया, बाद में मैंने सुप्रीम कोर्ट में उसको सबमिट करवाया। इंशाअल्लाह एक एक बिलिस्ट लैंड भी ली जाएगी। आपको पता है ना, नयोडा में 2 बहुत बड़े बिल्डिंग बनाए गए थे इलीगल, टूट गए ना 2 सेकंड में।
2 सेकंड में टूट गए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सब टूटेंगे, सब चीजें टूटेंगे इंशाल्लाह। मेरा गुस्सा होने का मतलब ही यही था कि यहाँ पर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आर्डर का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर मुझे जो है ऑफिसर बोलती हैं कि नहीं, ये आर्डर में हमारा नाम कहाँ है, बताओ। आप अपने इन्वेस्टर से क्या सपोर्ट चाहती हैं? बस मैं मेरे इन्वेस्टर मेंबर हीरा ग्रुप के जितने भी ट्रेडर्स हैं, मैं उन सब से यही सपोर्ट चाहूंगी कि वो अल्लाह से दुआ करें और ऐसे जालिमों के जुल्म से हमारी कंपनी को अल्लाह ताला बचाए और ऐसे जालिमों के जुल्म से बचाए रखे और हमारी कंपनी के जो मुश्किलें हैं अल्लाह ताला जल्द से जल्द हल कर दे और ये तुम अच्छे से समझ जाओ कि इसके पीछे कौन है। बस इतनी ही मेरी गुजारिश है। मेरा कभी इरादा नहीं था कि ना तुम्हें नुकसान पहुंचाने का, ना पहुंचाने के लिए। आज भी रात और दिन मेरी दुआ है कि आपके घरों में बेहिसाब बरकतें आ जाए, बेहिसाब बरकतें आ जाए और मेरा काम हल हो जाए और मिनटों में मैं आपके घरों तक आपकी बरकतों को पहुंचा दूं। यही मेरी दुआ है बस अल्लाह से, और आप सब भी वो दुआ करें और मेरे साथ रहें बस इंशाअल्लाह। आप एक महिला हैं और अपने ही मुस्लिम भाई बहनों की वजह से आप तकलीफ में आ गई। आपके जो मेंबर्स कोर्ट में केस किए हैं, जिनकी वजह से आपको आपकी कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा, अपने कोर्ट में इस एफआईआर के माध्यम से कितना पैसा जमा किया, वह कितने लोगों को कोर्ट के माध्यम से अब तक पेमेंट हुआ? सुनने में आया कि एसएफआईओ की चार्जशीट में किसी व्यक्ति को कुछ करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि वह कंपनी का मेंबर भी नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें उस चार्जशीट में हैं। एसएफआईओ की इस चार्जशीट के बारे में कुछ रोशनी डालिए। नहीं, अभी तक एसएफआईओ की तरफ से किसी को भी जो है पेमेंट नहीं गया है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का वेट कर रहे हैं। और जो बाकी रही बात 29 एफआईआर्स की, वो एक बोनाफाइड था बताना सुप्रीम कोर्ट को कि ये हम जो है पे करने के काबिल हैं, हम कोर्ट्स को पे करेंगे। हमने कोर्ट्स में डीडीज जमा किया, अब कोर्ट्स की मर्जी जो भी है वो ये करे। मगर जिन्होंने भी एफआईआर किया अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हुए किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हुए किया, जबकि उन्होंने साइन किया है कि नफा और नुकसान में हम हिस्सेदार हैं और हर जगह लिखाए हैं कि 30% प्रॉफिट देने को कहा, देती करके बोले 40%। कब कहा कंपनी ने? हर एग्रीमेंट में है। चलो तुम पढ़े लिखे नहीं तो तुम्हारा बेटा तो पढ़ के सुना दिया होगा, तुम्हारी बहन तो पढ़ के सुना दी होगी, तो उसमें लिखा है कि पॉइंट नंबर 12 में नफा और नुकसान में भी तुम हिस्सेदार हो। नफा अगर प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, दो में भी तुम हिस्सेदार हो, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच भी नहीं कर सकते। और आज पेमेंट करते ही कल एफआईआर करते ही, जबकि तुम्हारी मुद्दत 1 साल की होती है तो उसके अंदर तुम कर ही नहीं सकते। बहुत सारे चीजें ही आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में सारे मुद्दों पे बात उठेगी, एफआईआर पे बात उठेगी, सब चीजों पे बात उठेगी। सुना है कि बहुत सारे मेंबर्स ने एसएफआईओ में अपना एफिडेविट भी सबमिट किया है कि वह कंप्लेंट करने वहां नहीं गए थे, लेकिन उनका नाम इसमें कैसे सामने आया? एसएफआईओ ने चार्जशीट जो सबमिट किया है कि वो चार्जशीट में उन्होंने, यानी फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट नहीं बोलते, एफआईआर हो तो चार्जशीट बोलते हैं, वो एक फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किए ही। और फाइनल रिपोर्ट में जो है उन्होंने उस रिपोर्ट में ये सबमिट किया है कि लगभग जो है इतने लोगों की लिस्ट हमारे पास है वगैरह। तो एसएफआईओ को भी एक फॉर्मेट दिया गया था कि मैंने वादा करके आई हूँ कि अटेस्टेड जो बंदे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचते ही हमारे जो मेंबर हैं उनको मैं क्लियर सेटलमेंट करने को तैयार हूं। मगर एक्सेल सीट को पेमेंट तो मैं नहीं कर सकती। एक्सेल सीट का जो पेमेंट होता है, एक्सेल सीट में नेम पेमेंट, एक्सेल सीट तो मैं भी बना सकती हूँ, वो भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। जब वेरिफिकेशन के थ्रू वो परफेक्ट मेंबर है तो उसको हम पेमेंट करेंगे करके मैंने ये कहा है। तो इसलिए अब नेक्स्ट जो है हम लीगल वही मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि जो भी सबमिट हुआ है, क्या ये लोग एसएफआईओ में अटेंड हुए थे, क्या इन्होंने वाकई कंप्लेंट किया है? क्योंकि आपको भी मालूम है हमारे ऑफिसेस पे कई लोग आके कहते हैं हम एसएफआईओ में गए ही नहीं, हमारा नाम क्यों आ गया एसएफआईओ में, हम कहीं भी जाके कंप्लेंट नहीं किए, हमको क्यों बीच में फंसा दिए हैं, हमको क्यों बीच में रोक दिए हैं? तो अब हमें भी नहीं पता ना। तो जब वो हमें सबमिट करेंगे उनका कंप्लेंट, उनका साइन के साथ, दस्तखत के साथ वो रिकॉर्ड हमारे पास सबमिट करेंगे, तो जब हम उन्होंने गए ही नहीं करके हमें मालूम होगा। मेन मुद्दा तो यही है कि काफी लोग आज भी, कल भी फोन करके बोलते हैं कि हम नहीं गए एसएफआईओ के पास, हमने नहीं गए, हमारा नाम आया कैसे लिस्ट में, आके ऑफिस में लड़ते हैं, तो हम उसका कैसे जवाब दे पाएंगे? और जब वो गए ही क्या नहीं गए ही, वो उनके रिकॉर्ड से पता चलेगा और वो हम मांगेंगे आगे चलकर इंशाल्लाह।
बहुत सारे लोगों ने सबमिट किया है एफिडेविट कि हम गए नहीं है, हमारा नाम क्यों आया है, और हमारा सेटलमेंट 10 साल पहले हो गया है मगर आया क्यों है हमारा नाम। 5 साल पहले एसएफआईओ के लिस्ट में जो लोग हैं 5 साल पहले पेमेंट सेटलमेंट हो गया है, क्यों आया है हमारा नाम। 4 साल पहले हो गया है, क्यों आया है हमारा नाम। तो वो क्यों आया है अब कोर्ट में ही डिक्लेयर होगा वो, अब हम कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में, क्योंकि कोर्ट है, कोर्ट के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती, वहां हमारा आर्ग्यूमेंट होगा इस बारे में इंशाल्लाह। हीरा कैसे साबित करेगी कि उसने इन लोगों को पेमेंट दिया है जिनमें इनका नाम आया है। साबित के लिए तो सबसे पहली बात है कि हीरा ग्रुप ने, पूरी दुनिया जानती है, ना कभी हाथ में ली थी ना कभी हाथ में दी थी, अकाउंट से ली थी अकाउंट से दी थी। तो अकाउंट स्टेटमेंट निकाल लो, साबित हो जाएगा इंशाअल्लाह। कोई झूठा इंसान तो खड़ा ही नहीं हो सकेगा, कोई गली में घूमने वाला नहीं बोल सकेगा, और हम बैंक की सर्टिफिकेट लेके उनका वेरिफिकेशन करेंगे नीट से। बड़ी आसानी है हीरा ग्रुप में, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। इन्वेस्टर्स का डाटा जो रिकवर नहीं हुआ था, तो क्या वो रिकवर हो चुका है? अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, ना एफएसएल ने हमें कोई डेटा सबमिट किया है, और जो भी ये एक्सेल सीट हम देखते हुए घूमते ही वो हमारे कंप्यूटर से जनरेट की गई किसी डेटा में मिली हुई सीट है। डेटा में क्या होता है, डेटा में उन्होंने गोल्ड परचेस किया, उन्होंने फूड प्रोडक्ट परचेस किया, और उन्होंने हमारे प्रोडक्ट परचेस किए, क्या टेक्सटाइल परचेस किए, उनका बैलेंस क्या है, ये होता है। वहां पर कुछ नहीं है, खाली नेम और नंबर, पेमेंट। क्या वो पेमेंट हम उनको देना है, क्या वो हमको देना है, वो भी नहीं है। क्या उनके अकाउंट से हमको आया है, क्या हमारे अकाउंट से उनको गया है, वो भी उसमें नहीं है। वैसे एक सीट वायरल हो रही है, वायरल होने दो, इसको हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल, आप देश की उन गिनी चुनी मुस्लिम महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने हिजाब में रहकर भी सूद फ्री कारोबार करके एक मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी की, तथा महिला सशक्तिकरण का आप एक चेहरा भी हैं। वह उन महिलाओं के लिए एक आइडियल पर्सन भी हैं जो बिजनेस के क्षेत्र में अपनी कंपनी खड़ी करना चाहती हैं, वह कर रही हैं। महिला होने के बावजूद भी कुछ यूट्यूबर्स आपकी व हीरा ग्रुप की छवि को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन यूट्यूबर्स को आप क्या कहना चाहेंगी? इसलिए नहीं कि वह आपके खिलाफ बहुत गलत सलत बोलते हैं। नहीं मैम, अल्हम्दुलिल्लाह, भली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, जिसके भी बहकावे में आकर वो मंथली सैलरी लेकर गलत सलत बातें जो बोलकर अपने लोगों को पैनिक बनाते हुए, अपने मेंबर को साथ में लेकर उन्होंने अपने जिंदगी का जीने का जो जरिया बना ले ही, वो एक अच्छी सी बिजनेस करके, एक तिजारत करके आराम से जी सकते हैं। और उनके पैसे, इनके पैसे 500 1000 कलेक्ट करके वकील को देना है। कोई यूट्यूबर बोल रहा है कि वकील को पैसे देना है, सब 500 दो, सब 1000 दो। अगर तुम्हारे अकाउंट एक दिन निकाल लेंगे एजेंसियां तो फंस जाओगे पूरे के पूरे। इसलिए अच्छा है कि मजदूरी करके 10,000 कमाकर आराम से जी लिया करो, मेरी यही नसीहत रहेगी। और किसी को भला और बुरा बोलने से किसी की इज्जत में फर्क नहीं आता। अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत देने वाले, जिल्लत देने वाले ही। मैं हमेशा यकीन रखती हूँ, वो तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, पर जो भी बोलते जाते हैं अल्लाह मेरे रुतबे को, मेरी इज्जत को बढ़ाता चले जाता है अल्लाह के फजल से। कई बार नीलांचल टेक्नोक्रेट का नाम सामने आया है, इसके बारे में बताएं। नीलांचल टेक्नोक्रेट जो है वो कंपनी हमारे खरीदने से 2 लोगों से पहले वो लैंड में कुछ हिस्से में उनकी एक कंपनी थी, उनसे ऐसे बिल्डर ने लैंड परचेस किया था। हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें कुछ मालूम भी नहीं है वो कौन है। क्योंकि बड़ा अफसोस होता है कि हजारों लोगों को रोजगार देने वाली व लाखों परिवारों को मुनाफा कमा कर देने वाली एक कंपनी, जिसमें आपने इतनी जद्दोजहद करके एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करती हैं, और कुछ लोगों की वजह से कंपनी मुश्किल में पड़ जाती है। हम आखिर में यही उम्मीद करेंगे कि आपकी जद्दोजहद व अपने मेंबर्स के सपोर्ट से जो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की थी, वह फिर से अपने उरूज पर पहुंचे, वह तिजारत के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए आप एक मिसाल बने। हीरा ग्रुप सच्चाई पे है, आसमानों पे जरूर उड़ेगा, ये कोई कहो ना कहे, जरूर ऊंचाई पे जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह की जात से हमारी यही उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़े ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द अपने निवेशकों का इन्वेस्टमेंट लौटाएंगी और आगे भी कंपनी अपने मेंबर्स की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। अपने कीमती समय से समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया।